Welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class 11. Today I am going to explain a chapter in class 11, and the name of this chapter is Legislature class. In this chapter class today we will going to discuss about कि how does the parliament make law. Parliament कैसे लॉ को बनाती है. देखो क्लास, जो पार्लियामेंट में जो लॉ मेकिंग का काम है, इट इज़ नॉट वेरी इजी. बहुत आसान काम नहीं है. इट वाज अ वेरी टफ वर्क. बहुत ही हार्ड वर्क है ये. बहुत ही मुश्किल का काम है क्लास. बिकॉज क्लास कई बार जो है सरकार को बहुत सारे निगोशिएशन करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है अपोजिशन के साथ. कभी कभी गवर्नमेंट को अपने ही, अगर गवर्नमेंट कोalition किए तो अपने ही मेंबर्स के साथ निगोशिएशन, बार्गेनिंग करनी पड़ती है. और कभी कभी मेजॉरिटी लोकसभा में है या नहीं है, ये भी प्रॉब्लम इश्यूज आती है क्लास. We know that the main task of the parliament is making law. पार्लियामेंट का जो मेन टास्क होता है वो क्या होता है? लॉ बनाना होता है. तो लॉ कैसे बनाते हैं क्लास? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि जो लॉ मेकिंग का काम है उसमें कोई भी जैसे प्रपोजल होता है जिसको हम लोग बिल बोलते हैं, वो किसी भी हाउस में, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है. सपोज क्लास, अगर कोई बिल है लोकसभा में, अगर मान लो हम प्रेजेंट करते हैं, तो लोकसभा में क्या होता है कि जो उसका रेगुलर सेशन होता है वो थोड़े समय के लिए होता है. और लोकसभा ये चाहता है कि जो भी प्रपोजल हो तो उसकी डीप स्टडी करी जाए. दैट इज़ वाई द लोकसभा वॉज अरेंज कमिटीज़. जो पार्लियामेंट्रीज कमिटीज़ होती है उनका हेल्प लेता है. जो कुछ एमपीज़ या एमएलए, जो एमपीज़ हैं लोकसभा के, उनको उनकी एक कमेटी बना दी जाती है. और लोकसभा की कमेटी जो होती है वो उस प्रपोज़ल को स्टडी करती है और डीप स्टडी करती है. इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो पार्लियामेंट का जो कीमती समय है वो बचता है. और जो कमिटीज़ है उस प्रपोज़ल को अपने घर ले जा कर के डीपली स्टडी करती है. उसको पर्याप्त समय मिल जाता है. अगर मान लो पार्लियामेंट का सेशन नहीं भी चल रहा है तभी भी वो कमेटी उस पर स्टडी करती रहती है. और फिर कमेटी उस प्रपोज़ल पे स्टडी करके लोकसभा में जो भी अपनी स्टडी है उस प्रपोज़ल के ऊपर, उस प्रपोज़ल के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, वो सब लोकसभा के सामने रखती है क्लास. तो जो फर्स्ट वर्क है वो लोकसभा में प्रपोज़ल को पास कराना है क्लास. कोई देखो, कोई भी बिल हम कोई भी अगर बिल है तो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी रख सकते हैं क्लास. लेकिन अगर मनी बिल है तो केवल लोकसभा में ही प्रेजेंट होगी ना. तो लोकसभा में प्रेजेंट होने के बाद लोकसभा अपने कमिटीज़ के थ्रू उसको उन पर स्टडी करती है. उसको, उसकी मेरिट डिमेरिट्स को कमेटी जांच करके लोकसभा के सामने रखती है. देन उसके बाद लोकसभा में उसके ऊपर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है. और यदि लोकसभा में वो प्रपोज़ल जो है वो अगर पास हो जाए लोकसभा में, देन उसके बाद वो जो है राज्यसभा में भेज दिया जाता है क्लास. अगर लोकसभा में अगर कोई प्रपोज़ल पास हो जाता है तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है? राज्यसभा में भेज दिया जाता है. ठीक है. और
ठीक है। कोई प्रपोजल यदि लोकसभा में पास हो जाए तो उसके बाद राज्यसभा में भेज दिया जाता है क्लास। राज्यसभा में फिर वही प्रोसेस है, राज्यसभा जो है उस प्रपोजल पे अपने विचार रखती है, डिस्कशन कराती है और ज़रूरत समझती है तो कमिटीज़ के थ्रू जांच स्टडी भी कराती है और या कमिटीज़ की जो भी रिकमेंडेशन है उसके ऊपर बहस होती है, डिबेट होती है और अगर राज्यसभा में पास हो गया तो फिर ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है क्लास। फिर ये बिल आपका किसके पास जाता है, राज्यसभा के पास भेजा जाता है क्लास। तो प्रेसिडेंट जब राज्यसभा में बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है क्लास और प्रेसिडेंट फिर देखता है कि प्रेसिडेंट के पास भी जरूरी नहीं कि बिल पास ही हो जाए। प्रेसिडेंट जनरली अगर उसको समझ में आ गया तो साइन कर देता है क्लास, अदरवाइज रिकंसिडर करने के लिए उस बिल को वापस कर सकता है, वापस पार्लियामेंट में भेज सकता है। और यदि मान लो राज्यसभा या पार्लियामेंट ने उसको स्टडी करके फिर वापस वैसे भेजा तो दूसरी बार प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के पास एक पॉकेट वीटो भी है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं उसको साइन नहीं करना है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो साइन करके कब लौटाएगा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है। तो पॉकेट वीटो का यूज़ करके वो उस चीज़ पे साइन करने के लिए काफ़ी समय ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रेसिडेंट के पास पास हो जाता है तो दिस विल बिकम अ लॉ और ये बिल बाद में लॉ बन जाता है क्लास। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस इज़ वेरी टफ क्लास। लॉ बनाने का काम इतना आसान नहीं है। इफ़ यू लुकिंग ऑन दिस पेज, इस पेज पे आपको लॉ मेकिंग के प्रोसेस आपको दिए गए हैं क्लास। पेज नंबर 111 यू लुक इन द बुक ऑफ NCERT कि कैसे लॉ मेकिंग प्रोसेस है। कोई भी बिल पहले किसी भी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में प्रेजेंट होती है, फिर उस हाउस में से वो कमिटीज़ के पास जाती है, कमिटीज़ अपनी उस सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करके अपनी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में देती है, उस पर डिबेट होता है। फिर उसके बाद जब कमिटी अपनी रिपोर्ट देती है तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है हाउस में और फिर उस बिल को या तो एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। मान लो अगर वो एक हाउस में पास हो जाता है तो दूसरे हाउस में जाता है और फिर अगर दूसरे हाउस में अगर वो पास हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास चला जाता है साइन करने के लिए। अगर मान लो नहीं पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा में कोई अगर विवाद है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो ज्वाइंट सेशन का भी प्रोविज़न है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट यदि ज़रूरत हो तो आपको ही बुलाई जा सकती है। ठीक है, दोनों हाउस में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है तो ज्वाइंट जो है सेशन बुलाया जाता है। ठीक है, और ज्वाइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का बुला करके उसके ऊपर फैसला किया जाता है। एंड वी नो कि जो लोकसभा होती है उसमें 543 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। तो इन अ ज्वाइंट सेशन जब होती है तो जनरली जो डिसीजन होता है लोकसभा के फेवर में जाती है अकॉर्डिंग टू लोकसभा, क्योंकि उनके MPs की संख्या ज़्यादा होती है। तो एक हाउस में जब पास होकर के जब दूसरे हाउस में जब बिल जाती है तो दूसरा हाउस जो है में अगर या तो वो पास हो जाती है या फिर रिकमेंडेशन दूसरा हाउस ज्वाइंट सेशन के लिए भी बोल सकता है। तो इस तरह से जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो जाता है, ठीक है, और मान लो अगर ज्वाइंट सेशन में भी पास हो गया, ठीक है ना, उनकी सपोर्ट मिल गया तो प्रेसिडेंट के पास साइन जाएगा और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद ही वो बिल लॉ बन पाएगा क्लास।
एंड द क्लास जो बिल होता है वो क्या होता है, प्रपोजल होता है। जैसे कोई भी प्रपोजल जिसके ऊपर हम लॉ बनाना चाहते हैं वो बिल है क्लास। एंड जनरली बिल्स आर टू टाइप्स, बिल आपके दो तरह के होते हैं, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल। लुक ऑन दिस पेज क्लास, जो बिल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बिल और एक दूसरा होता है प्राइवेट बिल। सपोज यदि कोई प्रपोजल सरकार की तरफ से लाया जा रहा है, जो रूलिंग पार्टी जो पावर में है, जो उसके मिनिस्टर यानी कैबिनेट मिनिस्टर जब कोई प्रपोजल ला रहे हैं तो दिस इज़ नोन एज गवर्नमेंट बिल, उसको हम लोग गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। और मान लो कोई एक ऐसा प्रपोजल जो अपोजिशन का कोई एमपी है वो भी ला सकता है, तो उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं। एंड जनरली लोकसभा में चूँकि बहुमत में रूलिंग पार्टी का होता है, तो इस चांसेस होते हैं कि जो बिल रूलिंग पार्टी के थ्रू लाया गया है वो उसके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्लास। और इसीलिए जो मनी बिल होता है वो सक्सेस होता है, प्राइवेट बिल जनरली पास नहीं हो पाता है क्लास। इसके अलावा क्लास जो बिल को और भी दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, मनी बिल और नॉन मनी बिल। जो मनी बिल है वो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। जैसा कि हमारे आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है कि अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 149 में ऐसा लिखा है क्लास, आर्टिकल 109, according to article 109, a money bill shall not be introduced in the council of state, यानी जो काउंसिल ऑफ स्टेट है राज्यसभा, उसमें मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मनी बिल इज़ ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा क्लास। तो एक मनी बिल हो गया, तो जो रुपए पैसे से जुड़ा हुआ है मनी बिल हो गया। और एक नॉन मनी बिल होता है जो मनी बिल के अलावा है, पैसे रुपए के अलावा है। जैसे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना हुआ, कोई नया लॉ बनाना हो गया जो लोगों के वेलफेयर से जुड़ा हुआ हो ना, तो वो आपका जो है ये सब नॉन मनी बिल हो जाएंगे। फिर तो मनी बिल पैसे रुपए से जुड़ा हुआ है, नॉन मनी बिल जो पैसे रुपए से नहीं जुड़ा हुआ है। तो नॉन मनी बिल को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका ऑर्डिनरी बिल, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो ऑर्डिनरी बिल होता है क्लास, वो जनरली लोगों के वेलफेयर के लिए हम जब लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो वो ऑर्डिनरी बिल होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसमें मान लो संविधान में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करने हैं, तो वी हैव नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हमें लाना पड़ता है, और फिर संविधान में बदलाव के प्रयास किए जाते हैं क्लास। तो बिल इज जनरली ए प्रपोजल, एक प्रपोजल होता है, ठीक है। और इसके थ्रू जो है कोई मैटर को जो है पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। मेन टास्क ऑफ द पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉ, ठीक है। और क्लास आर्टिकल 108 में ये प्रोविज़न है कि अगर इफ़ देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ऑन द प्रपोज्ड बिल, कोई प्रपोज्ड बिल पे लोकसभा और राज्यसभा में कोई डिसएग्रीमेंट है, तो अटेम्प्ट इज मेड टू रिजॉल्व इट थ्रू द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से ऐसे जो है टेंशन को ख़त्म किया जा सकता है, ऐसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108। और अगर मनी बिल है क्लास, तो मनी बिल अगर लोकसभा में ही हमेशा प्रेजेंट होगी, और मनी बिल अगर लोकसभा में पास हो गई तो फिर उसके बाद राज्यसभा में जाती है। तो राज्यसभा में मैक्सिमम 14 डेज तक मनी बिल को वो रोक सकती है अपने पास। अदरवाइज आफ्टर 14 डेज मनी बिल अपने आप राज्यसभा में पास मान लिया जाएगा, बिकॉज कि जो राज्यसभा है
अगर विद इन 14 डेज उसने अपना रिकमेंडेशन दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी वो बिल पास माना जाएगा। एंड ये देखा गया कि मेनी टाइम्स जो राज्यसभा होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आर्गूमेंट या सजेशन देती है गवर्नमेंट को, जिसको गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है क्लास। और तो इस तरह से किसी लॉ को बनाने में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी इम्पोर्टेंट फैसला होता है। 14 डेज़ के बाद यदि राज्यसभा ने अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया तो बिल अपने आप पास माना जाएगा क्लास। या फिर अगर राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन देती है इम्प्रूवमेंट के लिए लोकसभा को, तो लोकसभा के ऊपर ये है, डिपेंड करता है कि वो उस रिकमेंडेशन को माने चाहे न माने, जो अमेंडमेंट करने के लिए है क्लास। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास कि देखो जो पार्लियामेंट होती है वो अपने को कैसे रेगुलेट करती है, हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। पार्लियामेंट कैसे अपने खुद को रेगुलेट करती है क्लास, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं हाउ डज द पार्लियामेंट parliament how does the parliament regulate itself? How does the parliament regulate itself? पार्लियामेंट अपने को कैसे रेगुलेट करती है क्लास। पार्लियामेंट अपने को कैसे रेगुलेट करती है क्लास। देखो वी नो दैट कि पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर ढेर सारे डिबेट होते हैं ना, तो डिबेटिंग फोरम है पार्लियामेंट। और द कॉन्स्टिट्यूशन इन सेल्फ हैव अ सर्टेन प्रोविजन टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। पार्लियामेंट का काम अच्छे से हो सके इसलिए हमारे संविधान में पहले से ही प्रोविज़न बहुत सारे हैं। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का, वो फाइनल अथॉरिटी होता है कि कोई भी पार्लियामेंट में डिसिप्लिन का मैटर होगा तो जो जैसे लोकसभा का स्पीकर है तो वो इसका वो देखेगा, उसको चलाएगा। लेकिन क्लास आजकल पॉलिटिक्स में एक नई प्रॉब्लम है डिफेक्शन की, कि द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शन on the symbol of a party, and when the election the candidate was win on the symbol of that party, then after this member was leave this party and join to another party for the for their own benefit or for the benefit of money or position or power, तो इसको डिफेक्शन बोलते हैं। दिस इज नोन एज डिफेक्शन। जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से कैंडिडेट लड़ा वो पार्टी छोड़ करके जीतने के बाद वो पार्टी छोड़ देता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, दिस इज़ कॉल्ड डिफेक्शन, कैंडिडेट डिफेक्ट हो गया। तो ये हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में एक दिस वाज अ वेरी सीरियस मैटर हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में आया 1967 के बाद। और इसकी वजह से हज़ारों MLAs MPs ने डिफेक्ट किया और जो गवर्नमेंट जो स्टेबल गवर्नमेंट थी राज्यों में नहीं बन पा रही थी। तो बाद की सरकारों ने इस डिफेक्शन को रोकने के लिए लॉ बनाया, जिसमें आपका 52th अमेंडमेंट 1975 में लाया गया। 1985 में 52th अमेंडमेंट अमेंडमेंट लाया गया, जिसके तहत ये एंटी डिफेक्शन
ये 52th अमेंडमेंट एक्ट था 1985 में, एंड ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था ताकि डिफेक्शन को रोका जा सके। इसके थ्रू ये कहा गया कि अगर 1/3 मेंबर से कम यदि डिफेक्ट होते हैं तो ये डिफेक्शन माना जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी पार्टी के 1/3 मेंबर से कम यदि पार्टी छोड़ के जाते हैं तो ये जो घटना होगी वो डिफेक्शन कहलाएगी क्लास। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया और डिफेक्शन होते रहे। देन आफ्टर बाद में 91st अमेंडमेंट के थ्रू इसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया क्लास। जो 91st अमेंडमेंट था उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया। इसमें ये कहा गया कि भाई अगर किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर से कम यदि जाते हैं छोड़ के तो डिफेक्शन है, ठीक है। यानी कि ये जो किसी पार्टी के यदि 2/3 मेंबर अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं, 2/3 या उससे ज़्यादा जाते हैं तो इसको डिफेक्शन नहीं बोला जाएगा। 2/3 यानी मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी हो गई। अगर 2/3 मेंबर अगर पार्टी छोड़ करके जाते हैं तो इसको डिफेक्शन नहीं बोला जाएगा। और इस समय तो ये है कि अगर कोई छोटी पार्टी बड़ी पार्टी में मिल जाती है तो उसको डिफेक्शन नहीं बोलेंगे। तो इसको समय के साथ जो रूल्स रेगुलेशन है उसको और ज़्यादा टफ बनाया गया, ठीक है। और हालांकि अभी तक पूरी तरह से डिफेक्शन ख़त्म नहीं किया जा सका, बट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो लोकसभा का जैसे स्पीकर है तो वो ऐसे डिसीजन ले सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये तय कर दे कि आदमी जो है डिफेक्ट है, डिफेक्शन हुआ है, तो ऐसे केस में जो मेंबर होता है वो अपने हाउस की मेंबरशिप खो देगा। द लॉस द मेंबरशिप ऑफ हाउस सच अ पर्सन, एंड बिसाइड सच अ पर्सन इज आल्सो डिसक्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस लाइक मिनिस्टरशिप। और ऐसा कैंडिडेट सरकार में जो मंत्री की पोस्ट है उस पोस्ट पे भी नहीं रह पाएगा, ठीक है। जो मिनिस्टरशिप उसको मिलने वाली है, यानी अगर वो कंट्री में मेंबर ने डिफेक्ट किया है, दूसरी पार्टी ज्वाइन किया है, तो ही कैन लॉस देयर मेंबरशिप। वो एमपी भी नहीं रहेगा और उसकी जो मिनिस्टरशिप की कुर्सी है वो भी चली जाएगी क्लास। तो डिफेक्शन एक ऐसी चीज़ थी जिसने हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। लोग जो है पैसे के लालच में या फिर मनी के लालच में या पोजीशन के लालच में अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं क्लास। तो दिस इज द डिफेक्शन। तो क्लास डिफेक्शन में एक और चीज़ें हैं क्लास, जैसे कि इफ़ अ मेंबर remain absent in the house when asked by the party leadership to remain present or vote against the instruction। अगर मान लो किसी पार्टी के लीडरशिप ने प्रेजेंट रहने के लिए और वोट करने के लिए बोला है और उस पार्टी का सदस्य जो है जब जिस दिन वोटिंग है तो वोटिंग के टाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, या छुट्टी पे चला जाता है और जो पार्टी लीडरशिप के जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं करता है, तो दिस इज आल्सो सीम टू बी अ डिफेक्शन। देखो क्लास, जो पिछले 20 ईयर का जो एक्सपीरियंस है कि एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू कर्ब डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ जो डिफेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया है, बट इट हैज़ गिवन अ एडिशनल पावर टू द पार्टी लीडरशिप एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द मेंबर। लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं या फिर जो पार्टी लीडरशिप है उनको पावर मिली हुई है, ठीक है। और जो उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अथॉरिटी बन जाता है इस मैटर में
कि वही फाइनल डिसीजन लगेगा कि डिफेक्शन हुआ है कि नहीं, कंट्री डिफेक्ट है कि नहीं। और फिर इस तरह से जो पार्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पावर बढ़े हैं और वो हाउस को कंट्रोल करता है।